साथियों नमस्कार। साथियों सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कहीं बाहर गया हुआ था, टाइम नहीं मिल पाया, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज से वीडियोस रेगुलर आएंगे, लगातार आएंगे, हर टॉपिक पर आएंगे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है लोकसभा में अमित शाह जी द्वारा दिया गया भाषण, जिसके बाद राजनीति में एक नई लाइन तैयार हो गई है। ये भाषण काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोई फिल्म छोड़ देना, लेकिन ये भाषण ज़रूर सुनना, पूरा भाषण सुनना। आपको पता चल जाएगा कि राजनीति अब किस तरफ जा रही है। जितने भी पुराने पत्रकार हैं वो आज भी राजनीति को उसी एंगल से देख रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान, जातीय समीकरण, अरे भाई किस जाति को, किस बिरादरी को कितना फ़ायदा गया, कितना नहीं गया, वो सब में ही लगे हुए हैं। लेकिन राजनीति किस तरफ जा रही है ये कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। ये वही पकड़ सकता है जो 2014 के बाद से राजनीति का एक बड़ा स्टूडेंट बना हो या राजनीति के स्टूडेंट के तौर पर ज़्यादा उसने समय खपाया हो। जो पुराने राजनीति के स्टूडेंट हैं वो आज भी पुराने ही दृष्टिकोण में फंसे हुए हैं। ये आपको पता चलेगा अमित शाह जी के भाषण के द्वारा। पूरे भाषण में अमित शाह जी ने बताया एसआईआर के बारे में कि एसआईआर है क्या, किस तरह से वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, जितने वोटर्स मर चुके हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जो विस्थापित हो चुके हैं उनको भी हटाया जा रहा है, और जो फर्जी तरीके से वोटर बने हैं उनको भी हटाया जा रहा है। इस बात को लेकर के विपक्ष को बड़ी आपत्ति है साहब। विपक्ष किस तरह से बौखला रहा था वो हम सब देख रहे हैं। साथ ही इस बारे में भी चर्चा की गई कि राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, गलत तरीके से वोट बीजेपी ने ग्रहण कर लिए हैं। तो पहले तो वो सभी आरोपों को एक तरीके से किनारा किया, और साथ ही अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी के आरोपों को सच मान भी ले कि भाई वोटों में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, कोई किसी एक घर में इतने लोग वोटर निकल के आ रहे हैं, तो अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसी गड़बड़ी को तो ठीक करने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। एक ज़माना था हर 2 साल में एसआईआर हो रहा था, यहाँ तो 2004 से एसआईआर हुआ ही नहीं है, अब जाकर के हो रहा है। अब तक जितने भी या ज़्यादातर 90% जो एसआईआर हुए हैं वो कांग्रेस के काल में हुए हैं। तब तो एनडीए को, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं रही थी। 2 बार जो है बीजेपी के काल में रही, एनडीए के काल में, फिर मनमोहन सिंह जी के काल में भी एसआईआर हुआ, तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी दिक्कत क्यों हो रही है, इस पर उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया। साथ में ये भी बताया कि सबसे बड़ी वोट चोरी वो थी जब हमारे देश में अलग अलग प्रांतों की कांग्रेस की जितनी भी कमिटीज़ थी, उन्होंने सभी ने मिलकर के ये तय किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। इससे बड़ी वोट चोरी क्या चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया किस तरह से इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो बाद में उसमें धांधली पाई गई थी, कोर्ट ने भी बोला था, तो वो एक वोट चोरी थी। फिर उन्होंने ये भी बताया किस तरह से सोनिया गांधी यानी कि एंटोनियो माइनो, जो इस देश की नागरिक बनी भी नहीं थी, उससे पहले उनका वोटर आईडी कार्ड तैयार हो गया था। इस तरह की वोट चोरी के कुछ इन्होंने उदाहरण दिए। साथ ही ये भी बताया कि राहुल गांधी जिस ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो राजीव गांधी लेकर के आई। राहुल गांधी की या कहें कि ये कांग्रेस की जो सरकार 2004 में बनी थी वो ईवीएम से ही पूरा चुनाव हुआ था। फिर 2009 में भी पूरा ईवीएम से हुआ था, तब तो ईवीएम सही थी, अब ईवीएम खराब हो गई है। इससे पहले निशिकांत दुबे ने भी एक वक्तव्य दिया था और ये बताया था किस तरह कांग्रेस के काल में जो लोग कांग्रेस के एक तरीके से बड़े प्रशंसक रहे हैं या उनकी प्रशंसा करते रहे हैं, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, उन लोगों को कभी इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, कभी यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, कभी किसी और बॉडी का चेयरमैन बना दिया गया। यानी कांग्रेस के काल में हमेशा ऐसा रहा है कि आप बस कांग्रेस की प्रशंसा करते रहो, ये जो गांधी परिवार है इसकी प्रशंसा करते रहो, आपको बड़े पद मिलते जाएंगे। जबकि यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। साथ ही अमित शाह जी ने यह भी बताया कि अभी तक हमारे देश में संविधान बना था, संविधान में कहा गया था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए कोई ना कोई प्रावधान तय किया जाना चाहिए, भविष्य में कर लिया जाएगा। लेकिन वो कभी तय किया ही नहीं गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन तय कर रहा है? प्रधानमंत्री तय कर रहा है। प्रधानमंत्री को जो पसंद आ रहा है उसको वो इलेक्शन कमिश्नर बना दे रहा है। पहली बार मोदी काल में ऐसा हुआ है जब इलेक्शन कमिश्नर को तय करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, जिसमें से जिस बॉडी में 3 लोग रहेंगे उसमें से एक व्यक्ति नेता विपक्ष भी रहेगा। इसमें कांग्रेस आपत्ति जता रही थी कि नेता विपक्ष को केवल 33% अधिकार दिया गया है। 3 में से अगर आप 1/3 करोगे तो 33% आएगा। तो इनमें अमित शाह जी का कहना था कि हमने 33% दिया तो है, आपने तो वो भी नहीं दिया था, आपने तो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री हवाले कर दिया था। इस तरह की बात भी कही है।
इसके साथ ही अमित शाह जी ने एक बड़ी बात कही जिस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। हो ये रहा था कि जब अमित शाह जी बार बार अपना वक्तव्य दे रहे थे और बार बार राहुल गांधी इनको इंटरप्ट कर रहे थे, जैसे जैसे ये कोई बात बोले ये बीच में खड़े हो जाएं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इस तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे। तो एक बार राहुल गांधी ने कोई सवाल पूछा, जाने क्या था, राहुल गांधी जी को बिठा दिया गया ओम बिरला जी के द्वारा। फिर एकदम से अमित शाह जी खड़े होते हैं, कहते हैं कि अध्यक्ष जी, मुझे विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर, यानी कि इस सेवा में इतने साल हो गए, करीब 30 साल के आसपास होने जा रहे हैं, मैं इतना सीनियर हूँ, मेरे को जब अपना भाषण खत्म करना होगा मैं तब खत्म करूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। यहां किसी की मुंसफी नहीं चलेगी कि कोई खड़ा होकर के बोल देगा कि मेरे सवाल का जवाब दो और मैं सवाल का जवाब देता रहूंगा। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। यानी अमित शाह इतने गर्म होकर के राहुल गांधी के ऊपर टूट पड़े कि राहुल गांधी ये ना समझें कि वो किसी विशेष परिवार से आते हैं तो वो सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख करके जो है ऊपर खड़े हो जाएंगे, कुछ भी पूछ लेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मतलब ये था। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे एक चीज समझ में ये आती है कि अमित शाह जी ये ट्रेंड खत्म कर देना चाहते हैं, न सिर्फ देश से, न सिर्फ कांग्रेस से, बल्कि इस नेहरू गांधी परिवार से भी, जो ये समझता है कि यही इस देश की फर्स्ट फैमिली है। इस राहुल गांधी परिवार को ये भ्रम हो गया है कि हम सबसे सुप्रीम हैं, हम जैसे चाहेंगे वो होगा। जैसे ब्रिटेन में नहीं होता है कि भाई एक किंग होता है, ऐसे ही यहाँ पर अपने परिवार को किंग समझते हैं, हमारा किंग का परिवार है, हम सबसे ऊपर हैं, हम तो रॉयल फैमिली हैं। ऐसा ही फील करते आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और अमित शाह जी इनको ये फील कराना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी किंग नहीं है, कोई भी नहीं है, ना मोदी है, ना अमित शाह जी है, ना राहुल गांधी है, ना कोई है। यहाँ पर किंग सिर्फ जनता है, यही डेमोक्रेसी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लेना। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप प्रतिदिन 13 रुपये के खर्च पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस देश में लगभग 14,000 अस्पताल ऐसे हैं जो इस नेटवर्क के तहत हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करते हैं। आप इस हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए किसी भी शहर में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे देश में 850 से ज़्यादा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिसेज हैं और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम किया जा चुका है। केवल 3 घंटे के अंदर अंदर 97% तक की धनराशि को ऑनलाइन तरीके से क्लेम करवाया जा सकता है, जिसकी अभी तक परफॉर्मेंस रेट भी 97% रही है। और इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए आप इनकम टैक्स में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत। तो आज ही अपने आप को एक तरीके से सिक्योर बनाइए, किसी भी तरह का कोई फ्यूचर खतरा मोल मत लीजिए। मैंने एक लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहाँ जा कर के आज ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लें, अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर करें। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे। अमित शाह जी करना क्या चाहते हैं, देखो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में कई लोगों को एक अभी तक भ्रम है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, कई पत्रकारों को भी है। मैं सुनता हूं जब पत्रकारों को, तो मुझे भी लगता है कि अब राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, अब सोनिया गांधी जेल चली जाएंगी, बस अब तो ओपन एंड शट केस है, जेल चले जाएंगे। ठीक है, ओपन एंड शट केस है, समझ में आता है, नेशनल हेराल्ड का केस है, समझ में आता है, फर्जी नागरिकता का केस है, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है एक राजनीति के छात्र के तौर पर कि अमित शाह नहीं चाहते कि राहुल गांधी या एंटोनियो माइनो जो उनकी मां है वो जेल जाएं, क्योंकि अगर ये लोग जेल चले गए तो एक तो जनता की सहानुभूति इन्हें मिल सकती है, तो हो सकता है कुछ वोट इन्हें मिल जाए। राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में जब जब कोई नेता जेल गया है तब तब उसे जनता की सहानुभूति मिली है और वो चुनाव जीता है। इसका केवल एक एक्सेप्शन है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो इसके बाद एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा कि हो सकता है इनको सहानुभूति मिल जाए और वोट भी मिल जाए। तो पहली बात तो ये ऐसा नहीं चाहते, और दूसरी बात ये है कि किसी को जेल भेज देना, किसी को कमजोर कर देना नहीं है। वो कभी ना कभी बाहर आ जाएगा किसी ना किसी तरह से, वो फिर वही काम करेगा जो कर रहा था, उसके झूठ में एक झूठ और जुड़ जाएगा कि देखो मुझे कमजोर करने के लिए जेल भेज दिया गया। इससे आदमी कमजोर नहीं होता। कमजोर कैसे होगा ये परिवार?
कमजोर ऐसे होगा जब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता इस परिवार पर भरोसा करना छोड़ दें। ये इस परिवार की सबसे बड़ी सजा है। इस परिवार ने जो देश के साथ किया है उसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि इनको इररिलेवेंट बना दो, जो अमित शाह करने में लगे हुए हैं। आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि विपक्ष के तौर पर तो यही परिवार आ सकता है। क्यों आ सकता है? इस परिवार में क्या खास बात है बताइए? सिर्फ इसलिए कि इनके बाप प्रधानमंत्री थे, कि उनकी माँ प्रधानमंत्री थी, कि उनके बाप प्रधानमंत्री थे, सिर्फ इसलिए? उसके अलावा तो कोई मेरिट नहीं है। हमारे दिमाग में ये क्यों बैठ गया है कि ये फर्स्ट फैमिली है इस देश की? बस यही निकालना चाहते हैं अमित शाह। आप गौर करिए, जब पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ था तब मोदी जी ने चुनाव के बाद रिजल्ट आया था, उसके बाद सरकार बनी थी, लोकसभा में भाषण दिया था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो क्षेत्रीय दलों पर सवार होकर के उनको ही खा जाती है। और धीरे धीरे हम ये देख भी रहे हैं। बिहार में देख लीजिए, कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी आरजेडी का गठबंधन हुआ, जिसमें आरजेडी को नुकसान हो गया कांग्रेस की वजह से। तो ये भविष्यवाणी सही होती दिखाई दी, और भी स्टेट्स में देखने को मिली, महाराष्ट्र में देखने को मिली। दूसरी भविष्यवाणी आप देखिए जो मोदी जी ने इस बार कहा बिहार के चुनाव के बाद, जिस दिन बिहार के चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन शाम को जब वो जश्न हो रहा था, तब दिल्ली में मोदी जी ने यह कहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे और कांग्रेस टूटती नजर आएगी। तो ये लोग जो चाह रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, ये लोग ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पहले तो टूटे दो सेक्शंस में, टूटने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बगावत कर दें और वो तय कर लें कि हमें अपना नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी को नहीं मानना, हम अपना कोई दूसरा नेता चुनेंगे, इस फैमिली को ही कांग्रेस से बाहर कर दो। ये इस फैमिली की सबसे बड़ी सजा है। इसलिए कल जो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुंसफी नहीं चलेगी, बैठ जाओ चुपचाप, इस तरह से राहुल गांधी पर बरसना पहली बार देखा गया है लोकसभा में। मोदी जी कभी नहीं बरसते ऐसे, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, बड़े आसानी से, बड़े लहजे से अपनी बातें कहते हैं और बस शांत पड़ जाते हैं। लेकिन ये तो ऐसे टूट के बरसते हैं जैसे बिल्कुल कोई कर्राई में बरस रहे हैं क्या। हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि राहुल गांधी पर अमित शाह जी ऐसे टूट के बरसेंगे, लेकिन इन्होंने जो टूट के बरसे सही किया। भाई ये सीनियर है, हर तरह से इनका सम्मान होना चाहिए। पहली बात तो पावर में है, दूसरा भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी इन्हीं का अधिकार था कि भाई ये बोलते रहे, कोई ने टोके ना। जब इनकी पार्टी ने टोक रही दूसरे को तो ये क्यों मंजूर करें टोकना। और सीनियर भी हैं हर तरीके से, पूरा अनुभव देखा जाए तो सीनियर है। सिर्फ ये आदमी इसलिए टोक दे क्योंकि एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है, ये कहाँ की बात है। तो कल अमित शाह जी ने जो बीच में एकदम से बरस पड़े, एकदम से क्या 2-3 बार बरस पड़े राहुल गांधी के ऊपर, वो ये तय करता है, ये बताता है कि अमित शाह जी किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो ऐसा कर दिया था कल अमित शाह ने कि एक टाइम के बाद राहुल गांधी पूरा सदन ही छोड़ के चले गए, इनकी पूरी पार्टी छोड़ के चली गई। ये होती है बेस्ट सजा। अब दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, अमित शाह जी एक बड़े माइंडसेट के साथ चल रहे हैं जो समझ में आ रहा है। पहला माइंडसेट तो ये कि इस कांग्रेस को ही बिल्कुल निष्प्रभावी कर दो। दूसरा माइंडसेट ये कि इस देश का खोया हुआ गौरव इस देश को याद दिलाओ, जो हमारी सनातन संस्कृति है। और तीसरा माइंडसेट ये है कि हमारे देश के एक तरीके से क्षेत्रफल को बढ़ाने के साथ साथ दुनिया को ये बताओ कि हमारा देश क्या है। ऐसा प्रतीत होता है। अब आप 2-3 चीजें देखिए। 2006 के बाद से अमित शाह जी कभी भी विदेश की यात्रा पर नहीं गए। गृह मंत्री हैं, कई ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां गृह मंत्री को विदेश में जाना पड़ता है, ऐसी मीटिंग्स को भी ये वर्चुअली अटेंड करते हैं। तो विदेश न जाना, इसका कोई स्पष्ट इन्होंने रीजन नहीं बताया, पर ये अपनी एक्टिविटी से संदेश दे रहे हैं कि मैं चाहता क्या हूं। इनका खुद का मानना ऐसा है कि हमारे देश में अपने आप में ऐसी खूबसूरत जगहें घूमने के लिए, जहां घूमना होगा तो मैं चला जाऊंगा। और रही बात काम की, जब काम वर्चुअल मीटिंग से हो रहा है तो फिर जबरदस्ती क्यों बाहर जाऊं मैं। इस इंसान के दिमाग में कुछ बड़ा है, आप मानिए बात को। ये चाहते हैं कि दुनिया मेरे देश में घूमने आए, मैं किसी के घूमने नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात और ध्यान दीजिएगा, कई लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रधानमंत्री ये बनेंगे। इसके भी चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि जिस कर्राई के साथ ये बिना प्रधानमंत्री बने हुए काम कर पाते हैं, वो काम ये प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं कर पाएंगे। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर जितने सख्त नजर आते थे, प्रधानमंत्री के तौर पर उतने सख्त नजर नहीं आ सकते, चाह करके भी नहीं आ सकते। क्योंकि अगर वो किसी भी मुद्दे पर सख्त नजर आए तो दुनिया का कोई ना कोई देश उनसे रूठ जाएगा, क्योंकि दुनिया में तमाम तरह के देश हैं। तो इसलिए एक
ऐसे पद पर वो बैठे हुए हैं जहां उन्हें इंटरनेशनल देशों को भी संभालना है, इंटरनेशनल अलग अलग विंग्स को भी संभालना है, ब्रांचेस को भी संभालना है, तो उन्हें उस हिसाब से बात करनी पड़ती है। उन्हें सॉफ्ट स्पोकन रहना पड़ेगा, उनकी बात को दुनिया सुन रही है। दुनिया में यही बात जाएगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तभी ऐसे नहीं बोल पाएंगे, उस समय इनके लिए कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि ऐसा इनका स्वभाव भी नहीं है और दूसरा ये चाहते भी नहीं है। तो जो काम ये बिना प्रधानमंत्री रह कर पा रहे हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए हो सकता है मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने, फिर आप देखना योगी जी भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, उतने सॉफ्ट नहीं होंगे जितने मोदी जी हैं, पर थोड़े से हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये तब भी ऐसे ही गृह मंत्री रहेंगे, क्योंकि इनको जो काम करना है वो यहीं रह के कर सकते हैं, वहां रह के नहीं कर पाएंगे। आप जानने में कहना क्या चाह रहा हूं? तो जो नई राजनीति, बदलती राजनीति जो दिखा रही है वो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। मैं उस दृष्टिकोण से बोल रहा हूं जो लोग 2014 के बाद से ज्यादा राजनीति के छात्र के रूप में सक्रिय हुए हैं। अब वो लोग जो 1980-90 के हिसाब से सोच रहे हैं, उन्हें यही लग रहा होगा मोदी के बाद अमित शाह, अमित शाह के बाद योगी, उसके चांसेस कम है। इनकी अप्रोच देख लो ना आप। तो इस पहली बात तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जेल जाएंगे। दूसरा, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कांग्रेस टूटेगी और हो सकता है एक टाइम के बाद 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बगावत कर दें इस फैमिली के प्रति। उसके बाद ये चांसेस भी बहुत कम है कि ये कभी प्रधानमंत्री बने। और इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि भारत में आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत का खोया हुआ गौरव वापस आना चाहिए, सनातन संस्कृति वापस आना चाहिए, क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, भारत की संस्कृति की महक दुनिया में जानी चाहिए, तो वो चीज़ करने में इनका ज़्यादा रोल हो सकता है आने वाले समय में। तो ये है एक इनके भाषण का अनकही बातों का क्रक्स। जो बातें सुनने में आ रही है वो सब सुन रहे हैं, जो नहीं सुनने में आ रही है वो ये है। जो आदमी खुल करके बोले कि हम एक एक घुसपैठी को बाहर कर देंगे, वो यही बोल सकते हैं, ये कर भी सकते हैं, ये हमें भी लगता है, आपको भी लगता है। जो आदमी 370 में बदलाव कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये एक बदलती राजनीति का एक तरीके से दृष्टिकोण है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि आप अमित शाह जी का अब अल्टीमेट प्रो लेवल देखने वाले हैं। खैर, जो भी अपडेट आता है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।